तो गाइज आज हम सेक्शन ए इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट जो कि रिटन बाय है विलियम सी डोगलस के द्वारा लिखा गया है, ये उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको उनका फेस दिख रहा होगा प्रॉपर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर में सबसे पहले दे रखा है अबाउट द ऑथर, यानी अबाउट द ऑथर। ये जो लिखे हैं मतलब जो विलियम सी डोगलस ने लिखा है ये पूरा टॉपिक, इनके बारे में आज हम यहाँ पर सबसे पहले इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम सी डोगलस वॉज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जो विलियम सी डोगलस थे वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जज थे। क्या थे? जज थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो विश्व के यानी दुनिया भर में घूमे थे, विश्व के बहुत सारे हिस्सों में, पार्ट्स यानी हिस्सों में घूमे थे। बट ही लाइक टू ट्रेवल इन एशिया, उन्हें एशिया में घूमना बहुत पसंद था। ओनली इन 1950 ही विजिटेड इंडिया, ठीक है, एक बार यानी वंस इन 1950 ही विजिटेड इंडिया, 1950 यानी 1950 में एक बार वो भारत घूमने आए। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सिंपैथिक एंड वॉज अ लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, ठीक है। वो बहुत ही असल आदमी थे, यानी वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो सच्चाई को पसंद करते थे और सिंपैथिक थे। सिंपैथिक मतलब क्या होता है? यानी किसी के प्रति सहानुभूति रखना, यानी किसी के लिए आपके मन में सहानुभूति है यानी दया का भाव है तो वो सिंपैथिक थे, ठीक है। एंड वॉज अ लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट रखते थे अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और काम करने वाले यानी मेहनत करने वाले लोगों को बहुत पसंद करते थे। फॉर हिम टू अर्न वन लाइवलीहुड बाय लिमिट ऑफ लेबर वॉज नोबल एंड प्रेसवर्थी, उनके अकॉर्डिंग काम करके कमाना प्रॉपरली एक जने के लिए यानी एक बंदे के लिए काम करके कमाना बहुत अच्छा था, उनको बहुत अच्छा लगता था, वो नोबल मानते थे, इसे बहुत अच्छा मानते थे। His writings cover a wide range of social and political issues and made by sympathy and understanding, ठीक है। वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में लिखते थे। पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? यानी हमारे देश की जो राजनीति है उसके बारे में वो लिखते थे। जो भी देश था उनका, मेनली तो वो यूएसए में थे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वो वहीं के पॉलिटिकल इश्यूज़ लिखते होंगे। एंड मेड द सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो उन इश्यूज़ के बारे में सिंपैथी रखते थे और उन्हें अच्छी तरीके से समझते थे, ठीक है। इन हिज राइटिंग ही शोज़ अ स्पेशल लाइकिंग, जो भी वो लिखते थे वो उसे बहुत पसंद करते थे। फॉर इंडिया, ठीक है, इंडिया के लिए वो जो कुछ भी लिखते थे वो उसे बहुत पसंद करते थे। इन हिज राइटिंग ही शोज़ अ स्पेशल लाइकिंग फॉर इंडिया, यानी एक तरीके से उन्हें भारत बहुत पसंद था। ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिफ्यूज गर्ल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज चैरिटी, एक बार वो किसी बच्ची को कुछ दे रहे होंगे, यानी भारत आकर एक बार वो किसी बच्ची को कुछ ऑफ़र किया होगा, पैसे वैसे ऑफ़र किए होंगे, तो उस बच्ची ने उन्हें लेने से मना कर दिया, इसलिए वो बच्ची के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, यानी उस बच्ची को वो पसंद करने लगे कि कितनी अच्छी बच्ची है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी, ठीक है। ये कहानी जो है पूरी ये उसी बच्ची के बारे में, आप इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। दिस इज़ वाई in the essay A Girl with a Basket he has written, this beautiful child born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of warm soul of India, यानी वो कहना चाहते थे कि वो जो बच्ची थी वो बहुत गरीबी में पली बड़ी थी, उसके अंदर ज़्यादा मैनर्स नहीं थे, उसे तमीज़ सिखाने वाला कोई नहीं था। इसमें उस बच्ची की गलती तो है नहीं, उसके पेरेंट्स की गलती है, लेकिन वो गरीब थी तो एक वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना वो प्रॉपर खा ले उसके लिए वही बहुत है। अब वो मैनर्स और ग्रामर कहाँ से सीखती, ठीक है। तो यही था कि उन्हें इंडिया में बहुत अच्छा लगा कि इतनी गरीब होने के बावजूद भी उस बच्ची ने वो चैरिटी, वो पैसे एक्सेप्ट नहीं किए जो ऑथर उसे देना चाहते थे, ठीक है। तो बस यही है पूरी स्टोरी, थोड़ा सा आगे और पढ़ लेंगे इसे, पूरी बहुत अच्छी स्टोरी है ये, इंटरेस्ट आएगा आपको बहुत पढ़ने में इसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइज आगे आपको दे रखा है अबाउट द लेसन, ठीक है। ये क्या है? द ऑथर वॉज गोइंग टू बरेली, जो हमारे ऑथर हैं, इस कहानी को लिखा किसने है? विलियम सी डोगलस ने। वो कहाँ जा रहे थे? बरेली जा रहे थे। ही गॉट डाउन एट वन स्टेशन, यानी एक स्टेशन पे वो नीचे उतरे।
A group of refugee children gathered around him. यानी गरीब बच्चों का एक झुंड उनके पास आ गया. ग्रुप मतलब बहुत सारे बच्चे उनके पास आ गए. They wanted to sell their fans and basket. यानी वो अपने पंखे, फैंस मतलब पंखे, और बास्केट यानी टोकरियाँ बेचना चाहते थे. द ऑथर बॉट सम फैंस एंड बास्केट. जो हमारे ऑथर हैं यानी विलियम सी डोगलस ने कुछ पंखे और कुछ टोकरियाँ उन बच्चों से खरीद ली. अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 प्रेस्ड हिम हार्ड टू बाय हर बास्केट. ठीक है, एक बच्ची थी जो कि 9 साल की थी, उसने उन्हें बहुत फोर्स किया कि वो उसकी बास्केट को खरीद लें. ठीक है, शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर. यानी वो बहुत प्यार से उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी. देयर वर टीयर इन हर आइज. यानी उसकी आंखों में आंसू थे. क्या थे? टीयर्स थे. क्या थे? आंसू थे. सो टेकिंग पिटी ऑन हर कंडीशन द ऑथर पुट 15 सेंट्स इनटू हर बास्केट. उसकी हालत को देखते हुए जो हमारे विलियम सी डोगल्स थे उन्हें तरस आ गया, तो उन्होंने उसे 15 सेंट्स उसकी बास्केट में डाल दिए. यानी बच्ची की बास्केट में उन्होंने 15 सेंट्स डाल दिए. As soon as he put the money, she raised her chin and with all the pride and graciousness of a lady returned him his money. ठीक है, तो क्या कहा था उस बच्ची ने? जैसे ही उन्होंने वो पैसे उस बच्ची की बास्केट में डाले, वैसे ही उस बच्ची ने क्या किया? उसने अपनी चिन यानी थोड़ी उठाई और पूरे प्राइड से यानी पूरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, ठीक है, अपनी ग्रेशियसनेस ऑफ लेडी यानी एक औरत के यानी एक लेडी के पूरे अभिमान के साथ उसने उनकी पैसा यानी उनका मनी उन्हें वापस कर दिया. ठीक है, यानी विलियम सी डोगलस को उसने वो पैसे लौटा दिए जो उन्होंने उस लड़की को दिए थे उसकी हालत पे तरस खाकर. सो द ऑथर हैड नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू बाय हर बास्केट. तो ऑथर के पास कोई और रास्ता नहीं था उसकी बास्केट को खरीदने के सिवाय. When he bought her basket, she wiped tears off her eyes and smiled. जैसे ही उन्होंने उसकी बास्केट को खरीदा, उसने अपने आंसू पोंछे और खुशी से मुस्कुराने लगी. The behavior of a poor girl indicated her spirit. ठीक है, जो उस लड़की का यानी उस गरीब लड़की का जो बिहेवियर था, उस लड़की के बिहेवियर ने उन्हें एक स्पिरिट दी यानी एक विश्वास दिया. ठीक है, क्या दिया? स्पिरिट दी, एक विश्वास दिया. ठीक है, इट शोड क्लियरली दैट शी हेटेड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. इस तरीके से उन्हें पता चला कि वो जो लड़की थी उसे किसी से भी कुछ भी लेना पसंद नहीं था. शी हैड प्राइड ऑफ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप. यानी उसके अंदर एक अभिमान था, एक अच्छी तरह रहने का, कि वो किसी से कोई चीज़ नहीं लेगी, और उसके अंदर एक अपना घमंड था यानी एक अपना अभिमान था. ठीक है, Thus, the uneducated refugee girl of 9 gave the author a glimpse of the warm soul of India. इसी के वजह से ऑथर को इंडिया के बारे में एक अच्छी फीलिंग मिली, उन्हें इंडिया के बारे में वार्म सोल ऑफ इंडिया मिला. यानी कि उन्हें इंडिया के बारे में पता चला कि यहाँ बच्चे में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक प्राइड है, इसलिए उन्हें इंडिया बहुत अच्छा लगा. ठीक है, तो अब मेन स्टोरी जो पूरी स्टोरी है आपको जो पता चलने वाली है उसके बारे में अब यहाँ से हम अपना डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे 3 स्टार्स आपको दिख रहे होंगे, इन स्टार्स से हमारी स्टोरी बिगिन करने वाले हैं, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, ये जो हमारी स्टोरी शुरू होगी इसमें आई वर्ड का बहुत यूज़ होगा. किस वर्ड का? आई वर्ड का बहुत यूज़ होगा, जो कि यूज़ हो रहा है किसके लिए? ऑथर के लिए. ठीक है, ऑथर के लिए. ये आप समझ लीजिएगा, अगर मैं बोलूँ तो भी समझिएगा, ऑथर बोलूँ तो भी आप समझ सकेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़. यानी हिमालयाज़ की तरफ से उन्होंने अभी न्यू दिल्ली को छोड़ा था. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. बहुत जल्द से जल्द वो बरेली जाना चाहते थे. कैसे? ट्रेन से.
एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत की तरफ कैसे गए, कार से गए। एन ओल्ड ब्रिटिश हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट राइज अपोजिट a 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। ठीक है, उन्हें कहाँ जाना था, ब्रिटिश एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना हिल स्टेशन था जो कि आर्मी हिल स्टेशन नाम से फेमस था, जो कि 6000 फुट अपोजिट था 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास, यानी हिमालय से वो लगभग 6000 फुट दूर था। ठीक है, द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वो हर स्टेशन पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर, हर स्टेशन पे मैं यानी ऑथर गेट खोलता था, किसका, ट्रेन में जो गेट लगे रहते हैं ना, कंपार्टमेंट डोर्स, उनको खोलता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट यानी अपने कंपार्टमेंट का डोर खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे टहलने लगता था। क्या करने लगता था, वॉक द प्लेटफॉर्म्स, यानी प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। ठीक है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल्स, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्राइस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म था वो भरा रहता था लोगों से, उसमें सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सोल्डर यानी फौजी भी थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी भी थे, प्राइस्ट यानी कि जो चर्च में पुजारी होते हैं ना वो भी थे, पोर्टर्स यानी कि जो वज़न उठाते हैं वो भी थे, बेगर्स यानी भिखारी, हॉकर्स ये सभी थे। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, लगभग सभी बेयरफुट थे यानी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वाइट कलर के यानी सफ़ेद कलर के ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। ठीक है, लगभग वो 3 लोगों से पूछता था जिनमें से वो ढूंढ पाता था कि उन्हें इंग्लिश आती है, हु स्पोक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश जानते हैं। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। ठीक है, वो लोग किस बारे में बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स यानी वर्ल्ड यानी अपने विश्व के बारे में बात करते थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, जो भी आप न्यूज़ में देखते हैं वो। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सारे ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में वो बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे यानी आज की जो नई खबर है वो बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, इसी वजह से वो देश के बारे में नई नई जानकारी पाते थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिटोर्ट्स। ठीक है, तो उससे वो क्या करता था, भारत के बारे में यानी इंडिया के बारे में जानकारी पाता था, और इंडिया का उसके देश के प्रति जो है, अमेरिका के प्रति उनका जो मानना है उनके बारे में भी उसे पता चल जाया करता था। ठीक है, द रूट ले दो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज़। ठीक है, यानी जिस एरिया से उसकी ट्रेन गुजर रही थी वो इंडिया के सबसे अच्छे एग्रीकल्चरल एरियाज थे, यानी कि वहाँ पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा। ठीक है, वो क्या था, प्लेन ऑफ अपर गंगा था, यानी गंगा के ऊपर वाला पार्ट था। 1000 फीट अबव सी लेवल, यानी सी लेवल से हज़ारों मील ऊपर की तरफ, बट ट्रॉपिकल यानी या वहाँ पे सब कुछ हरा भरा था। ठीक है, द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स। ठीक है, जो गंगा थी वो ब्राउन कलर की हो रही थी, यानी मिट्टी जैसा कलर हो रहा था। उसका क्यों हो रहा था, फ्लड की वजह से, यानी फ्लड जो आते हैं ना, बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से उसका कलर कैसा था, ब्राउन सिल्ट हो रखा था। ठीक है, इट ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हो रही थी, यानी जो गंगा से ऊपर वाला पोर्शन था वो बहुत गर्म था। ठीक है, और जो वो फ्लड का पानी था यानी बाढ़ का पानी था वो हज़ारों हेक्टेयर्स में यानी हज़ारों एकड़ में चावल की खेती को डुबो रखा था उसने। ठीक है, चावल की खेती को उसने डुबो रखा था। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, यानी नॉर्थ की तरफ क्या थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइयर देन अ मैन्स हेड, यानी इंसान के सर से भी ऊंची ऊंची वहाँ पे घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, पाइथन्स एंड कोबरास। और दूर दूर तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल फैले हुए थे, जहाँ पे कि कोबरा यानी कि सांप होता है एक बहुत बड़ा, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ये सारे रहा करते थे।
Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there was a scarred banyan tree, or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunk. उस जगह पे क्या था, बहुत सारे पेड़ थे। क्या थे? बहुत सारे पेड़ थे, चारों तरफ पेड़ फैले हुए थे और वो जगह पूरी की पूरी पेड़ों से घिरी हुई थी। बहुत सारे प्रकार के पेड़ थे यहाँ पे, ठीक है। एक प्रकार का पेड़ होता है एलम ट्री, वो भी वहाँ पे था। कई कई तरीके के पेड़ थे वहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है ये, वो पेड़ क्या थे, बहुत ज़्यादा घने थे, ठीक है। और उनकी जो ट्रंक्स थी, जो उनके धड़ थे, यानी वो नीचे का पोर्शन जो था वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, ठीक है। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, गर्म गर्म हवा वहाँ पे चल रही थी, ठीक है। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट में गर्म गर्म हवा चल रही थी। मंकी, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, ठीक है। यानी जो मंकी थे, यानी बंदर थे, उनकी मंकीज़, जो उनकी मदर मंकीज़ थी, वो अपने बच्चों को लेकर साथ में चल रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, ठीक है, खाने की तलाश में वो चल रहे थे, ठीक है। और स्टेशन पे कूद कर खाने की तलाश में वो आ जाया करते थे। द विलेजर्स वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, जो वहाँ के गांव थे वो कैसे बने हुए थे, वो बने हुए थे मिट्टी की दीवारों से, मेड ऑफ मड यानी मिट्टी की दीवारों से, जो कि पानी और काउ डंग यानी गाय का गोबर मिक्स करके बनाई गई थी। देयर पीक रूफ्स वर डैच्ड, ठीक है, जो उनकी पीक, उनकी जो छतें थी, यानी उन घरों की जो छतें थी वो घास फूस से बनी हुई थी, यानी बेकार के मटेरियल से वो बनी हुई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो। देयर पीक रूफ्स वर डैच्ड, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्टोर द रेफ्टर्स, ठीक है। यानी उनकी जो घासें वगैरह जो लगी हुई थी उनकी छतों पे, उनमें बम्बू का यूज़ हो रहा था, यानी जितने भी हमें जंगल से मिलने वाली चीज़ें होती हैं उन सब का उनमें यूज़ हो रहा था। दैट डे द पम्पकिन वाइल्स दैट ग्रू ओवर दैम वर इन ब्लूम, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, यानी उसमें क्या था, उन दिनों छप्परों के ऊपर, जब छप्पर हुआ करते थे, छप्पर बोलते हैं उन्हें, जो घास फूस से बनी हुई छतें होती हैं, उन छप्परों के ऊपर उगी हुई कद्दू की बेल थी। उन घरों की छतों के ऊपर पम्पकिन वाइन्स थी, यानी पम्पकिन यानी कद्दू की बेलें लगी हुई थी, ठीक है, जो कि बड़े होकर भूरे रंग की यानी अजीब से कलर की हो गई थी और उनकी अजीब सी दीवारों पे लटकी हुई थी। जो कद्दू की बेल थी उन दीवारों पे लटकी हुई थी और उनका कलर येलो था और अजीब सी दीवारें थी, मतलब क्योंकि वो गोबर और पानी की दीवारें बनी हुई थी उन घरों की, इसलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। At one station, my routine of taking to the peoples were interrupted. एक स्टेशन पे जैसे जैसे वो लोगों से मिलते थे ऐसा ही उन्होंने फिर किया इस स्टेशन पे भी। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. ठीक है, जैसे ही वो नीचे उतरे लगभग बहुत सारे छोटी उम्र के बच्चों का ग्रुप उनके आसपास आकर इकट्ठा हो गया। They were selling baskets, hand women reed baskets with simple designs and patterns. वो बास्केट यानी टोकरियाँ बेच रहे थे जो कि सिंपल डिज़ाइन की बनी हुई थी, हाथ से बुनी हुई टोकरियों को वो बेच रहे थे। They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmeasurably their desire. वो जो बोल रहे थे वो तो ऑथर के समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी जो इच्छा थी यानी वो जो चाहते थे वो डायरेक्टली ऑथर समझ गए कि वो अपनी बास्केट्स को ऑथर को बेचना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो जो बच्चे थे वो ऑथर की चिन्ह तक उन बास्केट्स को उठा रहे थे ताकि वो अपनी बास्केट्स को ऑथर को बेच सकें, ठीक है। दीज वर रिफ्यूज चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ,